नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या वाहिनी बिहार ऐप पर। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए आपको कक्षाएं यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आज हम 8वीं कक्षा का विज्ञान का पहला चैप्टर दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ बिल्कुल उसी प्रकार होगा जिस प्रकार आप अपनी कक्षा में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ या तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं और कुछ पदार्थ को जलाना संभव नहीं होता। हमारे आसपास अनेक प्रकार की चीज़ें होती हैं। कुछ को हम बहुत ही सुविधा से जला पाते हैं, जैसे कि माचिस की तीली, पुआल। कुछ चीज़ों को हम कुछ प्रयास करके जला पाते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कितने भी प्रयास करने पर नहीं जलती, जैसे कि पत्थर का टुकड़ा। तो कहता है कि इसे हम एक जांच के माध्यम से देखें। इसकी जांच करने के लिए पुआल, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित करना है और अपने शिक्षक महोदय के देखरेख में इन पदार्थों को एक एक करके जलाना है और इस तालिका में भरना है कि कौन सी चीज़ें जलती हैं और कौन सी नहीं। तो चलिए तालिका भरने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है पुआल। तो क्या बच्चों, पुआल जल जाएगा? बिल्कुल जलेगा। और क्योंकि वह बहुत ही आसानी से जलेगा, इसलिए इसे हम दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे यदि यहाँ पुआल लिखें तो ये दाह्य पदार्थ है। माचिस की तीली, तो वो भी एक दाह्य पदार्थ है। मिट्टी का तेल, वह भी एक दाह्य पदार्थ है। कागज को भी हम आसानी से जला सकते हैं। पत्थर के टुकड़े को बच्चों हम कितना भी जलाने का प्रयास करें, वो नहीं जलता, इसलिए उसे अदाह्य पदार्थों में रखा जाता है। कोयले के टुकड़े, इसे भी हम प्रयास करके जला सकते हैं। थोड़ी देर प्रयास करने पर कोयला बहुत ही अच्छा आग देने लगता है, इसलिए वह भी एक दाह्य पदार्थ है। तो हमने देखा कि कुछ चीज़ें आसानी से जलती हैं, कुछ प्रयास करने पर जलती हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं जलती। अब हम समझेंगे कि पदार्थों के दहन और जलने की प्रक्रिया कैसे होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलने के लिए क्या चाहिए, आपका क्या जवाब होगा? हम किसी भी चीज़ को माचिस और लाइटर से जलाते हैं। तो क्या कोई और भी ऐसा चीज़ है जिससे हम चीज़ों को जला सकते हैं? चलिए पता करते हैं हम लोग। इसके लिए कुछ क्रियाकलाप बताए गए हैं। कहते हैं कि आप दो पत्थरों को उठाइए और उन्हें आपस में रगड़कर देखिए। जब दो बड़े पत्थरों को आपस में बहुत कस के रगड़ा जाता है तो उसमें से चिंगारी निकलती है और वह गर्म हो जाता है। कैसा लगा? अगर इन पत्थरों को अंधेरे में बहुत ज़ोर से रगड़िएगा तो आपको चिंगारी दिखाई देगी। अंधेरे में ऐसा घर पर करके देखना है। किसी ऐसे दिन में जब धूप निकली हुई हो, ये एक हैंड लेंस है। जब धूप निकली रहती है और जब हम इस प्रकार के हैंड लेंस का प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, और नीचे एक कागज़ रखते हैं। एक कागज़ रखे हैं और एक हैंड लेंस हमने लिया है। इसको लेकर के आप बाहर जाइए और हैंड लेंस से सूरज की रोशनी को कागज़ पर केंद्रित कीजिए। क्या होगा बच्चों? कुछ देर तक यदि हम इसे केंद्रित किए रहे तो ऊष्मा, जब हम इसे केंद्रित रखते हैं तो सूरज की रोशनी एक जगह एकत्रित हो जाती है और कागज़ गर्म होकर जलने लगता है। आपको दोनों ही परिस्थिति में क्या महसूस हुआ? हम ये महसूस करते हैं कि कोई भी चीज़ जलने के पहले गर्म होती है। इस अवलोकन के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। किसी चीज़ को जलने के लिए हमें ऊष्मा या गर्मी उसे प्रदान करनी पड़ती है। असल में जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो क्या होता है बच्चों? जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उस वस्तु का तापमान बढ़ जाता है और जब वह एक निश्चित तापमान पर पहुंच जाता है
और तब वह जलने लगता है। और यह तापमान हर वस्तु की अलग अलग होती है, किसी की कम होती है और किसी की बहुत ज़्यादा होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जलती? इसलिए नहीं जलती कि उसे जलने के पहले ऊष्मा की ज़रूरत होती है, और जब हम माचिस की तीली को घिस देते हैं तो उसे वह ऊष्मा मिल जाती है और वह जलने लगता है। जितनी सहजता से कोई कागज़ जलता है, क्या उतनी ही सहजता से काठ का टुकड़ा भी जलता है? नहीं, क्योंकि काठ के टुकड़े को अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक पॉइंट याद करने वाली है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुँचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, तो वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप, जिसे हम इंग्लिश में इग्निशन टेम्परेचर भी कहते हैं, कहलाता है। वह न्यूनतम ताप, वह सबसे न्यूनतम ताप जिसके पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, तो उसे हम उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। और यह ज्वलन ताप हर वस्तु की अलग अलग होती है। जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा, वह नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थों के ज्वलन ताप भी अलग अलग होते हैं। किसी पदार्थ को जलने के लिए कम ताप और कम गर्म करना पड़ता है, और किसी को गर्म करने के लिए ज़्यादा ताप की आवश्यकता होती है। यह पूर्णतः उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा, जब बहुत गर्मी पड़ती है तो कुछ स्थान में सूखी घास अपने आप ही आग पकड़ लेती है। सूरज की रोशनी से वह घास अपने इग्निशन टेम्परेचर पर, अपने न्यूनतम उस ताप पर पहुंच जाती है कि जिसके बाद वह जलने लगे, और इसलिए स्वतः ही आग पकड़ लेता है और पूरा का पूरा जंगल ही आग के लपेटों में आ जाता है। आजकल ऐसी घटनाएं अक्सर मध्य प्रदेश में हो रही हैं, और इसको हम दावानल कहते हैं। जब सूखी घास अपने आप आग पकड़ ले क्योंकि अत्यधिक गर्मी पड़ रही हो, तो इसे हम दावानल कहते हैं। वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है, आसानी से आग पकड़ता है। कभी कभी माचिस की तीली, आपने देखा होगा कि स्टोव से हमेशा माचिस की तीली को दूर रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि माचिस की तीली यदि गर्म हो गई दूर से ही, तो वह आग पकड़ लेती है। किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। कोई भी पदार्थ अपने रासायनिक यौगिकों से बना होता है, और उसी की प्रकृति पर यह निर्भर करता है कि पदार्थ जल्दी जलेगा या लेट से जलेगा, या फिर जलेगा ही नहीं। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सफ़ेद फास्फोरस एक पदार्थ है जिसका ज्वलन तापमान इतना ज़्यादा कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है, और इसलिए हम उसे पानी के अंदर रखते हैं ताकि वे उसे कम तापमान मिले और वह ना जले। अब आगे जानते हैं कि किसी भी वस्तु को जलाने के लिए हमें और क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। हमने जाना कि जलाने के लिए एक आवश्यक शर्त है पदार्थ को गर्म करना। ये तो हमने देख लिया कि जब तक किसी वस्तु को हम गर्म नहीं करेंगे, एक उसके निश्चित तापमान तक नहीं पहुंचाएंगे, वह वस्तु नहीं जलेगी। परंतु क्या कुछ और भी है जो हमें चाहिए? तो चलिए आगे की एक्टिविटी से हम इसका पता लगाते हैं। आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए। एक जलती हुई मोमबत्ती पर एक ग्लास से आप उसे ढक दीजिए। आप क्या पाएंगे, थोड़ी देर के बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? दूसरी बार जब आप जलती मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तो उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति आने में लगती है। उस समय उसको हटा लीजिए। जैसे ही आपको लगे कि अब ये बत्ती बुझ जाएगी, आप ग्लास को हटा लीजिए, वह मोमबत्ती फिर से जलने लगेगी। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों कि जब हम उसे ग्लास से ढकते हैं तो पहले ग्लास के अंदर कुछ ऑक्सीजन रहता है। जब तक वह ऑक्सीजन मौजूद रहता है तब तक मोमबत्ती जलती है, और
जब ऑक्सीजन खत्म होने लगता है तो मोमबत्ती बुझने लगती है, और जब हम ग्लास पुनः हटा देते हैं तो उसे क्योंकि ऑक्सीजन मिल जाता है इसलिए वह मोमबत्ती जलने लगती है। तो हमने यहाँ पर सीखा कि दहन के लिए हवा का होना भी बहुत आवश्यक है। यदि हवा नहीं होगा तो किसी भी पदार्थ को जलाना अत्यंत मुश्किल होगा। घर में यदि आपने चूल्हा देखा होगा तो उसके ऊपर उचकन बनाया जाता है ताकि उसे ऑक्सीजन मिल सके, हवा मिल सके। आपने 7वें वर्ग में ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ प्रिस्टेल के द्वारा किए गए प्रयोग को तो पढ़ा ही होगा। आप एक बार उसे फिर से पढ़ें। आपकी मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। हवा में जो ऑक्सीजन गैस होती है वह दहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऑक्सीजन के अभाव में दहन संभव नहीं है। तो अब तक हमने देखा कि दहन के लिए 2 चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। पहला, उस वस्तु को गर्म करना, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना, और दूसरा हवा का होना या फिर ऑक्सीजन का होना। अब अगले क्रियाकलाप की ओर बढ़ते हैं। अगला क्रियाकलाप है कागज की कटोरी बनाकर पानी को गर्म करना। क्या आपको यह पता है कि कागज की कटोरी में पानी को गर्म किया जा सकता है? यह एक्टिविटी घर में करके देखिए। इसके लिए कागज की कटोरी बना लीजिए और उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। आप देखेंगे कि कागज जल जाता है। अब आप एक और कटोरी बनाइए तथा उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाइए। क्या कागज की कटोरी जलने लगेगी? कागज की कटोरी नहीं जलती। आप पाते हैं कि कागज की कटोरी से ऊष्मा का संचरण जल में होता है और कागज जलने से बच जाता है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि यह ऊष्मा, क्योंकि पानी ठंडी होती है, तो इस मोमबत्ती की ऊष्मा कागज से पहले पानी को गर्म करने लगती है, और यही कारण है कि कागज नहीं जलता। आपने देखा कि लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ा जाता है, ये हमने पहले भी बताया, ताकि ऑक्सीजन का संचरण हो सके। केरोसिन वाले स्टोव में एक छिद्राकार लोहे की गोल वलयाकार रचना होती है जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है। बर्नर में केरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती में तेल जलने में मदद करती है। गैस स्टोव के बर्नर में भी कई छोटे छोटे छेद होते हैं। ये सब छेद इसलिए होते हैं ताकि ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। ये ऑक्सीजन ईंधन के जलन में मदद करती है। तो दहन के लिए इतनी बातों से हम तो यह समझ गए कि दहन के लिए वायु का होना अत्यंत आवश्यक है। इसे हमने कई उदाहरणों के माध्यम से समझा है। तो जलना है क्या चीज़? साधारणतः जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला, ज्वलनशील पदार्थ का होना। हमारे पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ज्वलनशील हो। हम पत्थर ले लेंगे तो क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा। मिट्टी ले लेंगे तो क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा। ज्वलन ताप तक पहुंचने के उपाय चाहिए। हम क्या करें कि उस वस्तु को हम कुछ गर्म कर उसके ज्वलन ताप तक पहुंचा सकें। और तीसरा, हवा की ज़रूरत। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत की यदि पूर्ति हो जाए तो आपका ज्वलन संभव हो सकेगा। तो हमने सीखा कि जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है: ज्वलनशील पदार्थ की, ज्वलन ताप तक पहुंचाने के उपाय की, और हवा की ज़रूरत है। आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली एवं लकड़ी आसानी से नहीं जलती। आपने देखा होगा, माचिस की तीलियां तुरंत हल्का सा भी भींगती है और जलती नहीं। इसका क्या कारण होता है? इसके 2 कारण होते हैं कि ठंड में वातावरण का तापमान कम होता है और नमी भी हवा में रहती है। बरसात में नमी ज़्यादा होती है और गर्मी के दिनों की मात्रा में नमी कम रहती है, और वातावरण का तापमान भी
ज़्यादा रहता है गर्मी के दिनों में, और जाड़ा में वातावरण का तापमान कम, इसलिए वो माचिस की तीलियों को इग्नाइट करने में, गर्म करने में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, और नमी के कारण वह ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता। ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि माचिस की तीलियाँ या गोईठा आसानी से गर्मी के दिनों में जल जाता है, और ये सभी जलावन नम हो, जिसका अर्थ है कि यदि बरसात का मौसम हो, ये चीज़ें भीगी हुई हों, तो उसे जलाने में कठिनाई होती है। गोईठा, लकड़ी इत्यादि भी केरोसिन डालकर जलाने से जल जाता है, क्योंकि केरोसिन का ज्वलन ताप कम होता है, इसलिए केरोसिन डालकर जब हम इन चीज़ों को जलाते हैं तो वे आसानी से जल जाते हैं। आगे है माचिस की कहानी। आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में चमक पत्थरों को आपस में रगड़कर निकलने वाली चिनगारी से आग जलाई जाती थी। जब माचिस का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग पत्थर से ही आग जलाते थे। माचिस बनने का प्रयास कब हुआ? 1680 ईस्वी में माचिस बनना प्रारंभ हुआ। रॉबर्ट बायोल ने कागज के टुकड़े पर सफ़ेद फास्फोरस लगा के उसे सल्फर लगे कागज पर रखा, और ऐसा करने पर कागज ने आग पकड़ ली। क्योंकि सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है, यही कारण है कि यह बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है, और इसी के कारण माचिस भी काफ़ी खतरनाक होती है। माचिस का जो रूप आज है, उसे बनने की शुरुआत 1845 ईस्वी में रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुई। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता, बल्कि रगड़ने पर आग पकड़ता है, जबकि सफ़ेद फास्फोरस बहुत ज़्यादा खतरनाक था और वह अपने आप आग पकड़ लेता था। 1845 के बाद लाल फास्फोरस का आविष्कार हुआ, और यह बिना रगड़े आग नहीं पकड़ता, इसलिए यह उसकी तुलना में कम खतरनाक होता है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी देखी है, उसमें तीलियों पर जो रसायन लगा होता है उसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। डिब्बी पर जो होती है, डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। घरों में जो माचिस की डिब्बी, आप उसमें तीलियों पर पोटेशियम क्लोरेट होता है और डिब्बे पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है, और इसलिए जब हम उसे रगड़ते हैं तो वह आसानी से जल उठता है और बिना रगड़े वो नहीं जलता। लाल फास्फोरस के इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी मैचिस कार्ल लुंडस्टॉन ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। ये माचिस की तीली देखने में तो छोटी है, परंतु यह बहुत बड़ा आविष्कार है, और इसका आविष्कारक कौन थे? कार्ल लुंडस्टॉन थे, जो कि 1855 में इन्होंने सेफ्टी माचिस का निर्माण किया लाल फास्फोरस के द्वारा और पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग करके। तो हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया है, बाकी का आधा चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।